होली की सुबह थी और सच कहूं तो इस त्योहार की एक अलग ही ऊर्जा होती है। रंगों की खुशबू, लोगों की हंसी और हर तरफ फैली हुई हलचल कुछ ऐसा माहौल बनाती है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। बाजार में उस दिन हर तरफ चहल पहल थी। लोग गुलाल, रंगीन पानी के गुब्बारे और चमकीले रंगों की थैलियां ली हुए घूम रहे थे। उसी भीड़ से थोड़ी दूर सड़क किनारे राधा देवी बैठी थीं। उनकी छोटी सी टोकरी में उनके हाथों से बनाए हुए रंग बिरंगे होली के पाउडर खूबसूरती से सजे थे, कुछ साधारण और चमकीले तो कुछ पर उन्होंने अपनी कला से छोटे छोटे फूल और डिजाइन बनाए थे। सच कहूं, ऐसे हस्तनिर्मित रंगों में एक सादगी होती है, एक आत्मा होती है जो बाजार के मशीन वाले रंगों में कभी नहीं मिलती। तभी भीड़ में हल्की पीली साड़ी और सूट में एक महिला दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि इसी जिले की डीएम प्रिया वर्मा थीं। ये देखकर अच्छा लगा कि इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद वह आम लोगों की तरह इस रंगों भरे त्योहार को महसूस करने आई थीं। प्रिया सीधे राधा देवी के पास पहुंची और जमीन पर बैठते हुए मुस्कुराकर बोली, अम्मा, ये रंग कैसे दे रही हैं? राधा देवी ने उन्हें देखा। उनकी आवाज में अपनापन था और शायद इसीलिए उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने प्यार से कहा, ले लो बेटी, जो पसंद आए उठा लो। सादे वाले 50 रुपए के 20 हैं और ये चमकीले वाले 100 रुपए के 20। प्रिया ने रंगों को हाथ में उठाकर ध्यान से देखा और बोली, अम्मा, आप बहुत सुंदर रंग बनाती हैं, ये सारे चमकीले वाले मुझे दे दीजिए। यह सुनकर राधा देवी का चेहरा खिल उठा। वह दिन की पहली बोहनी करने वाली थीं और शायद उनके लिए यह सिर्फ बिक्री नहीं बल्कि उनके मेहनत, कला और उम्मीद की कीमत थी। उस पल को देखकर मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि असली सुंदरता पद में नहीं, दिल में होती है, और असली सम्मान वही है जो बिना दिखावे के दिया जाए। तभी उस भीड़-भाड़ वाले बाजार में अचानक एक तेज आवाज हुई और इंस्पेक्टर विजय राणा अपनी मोटरसाइकिल के साथ राधा देवी के सामने आकर रुके। सच कहूं तो वो पल देखकर लगा जैसे हवा भी कुछ पल के लिए रुक गई हो। मोटरसाइकिल से उतरते ही उनके चेहरे पर वही पुराना घमंड, वही अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। होठों पर पान का दाग, आंखों में अकड़ और आवाज जैसे किसी पर एहसान कर रहे हो। उन्होंने भारी और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, अरे बुढ़िया, आज क्या क्या बेच रही हो? उनके शब्दों में कोई पूछताछ नहीं थी, सिर्फ आदेश और अपमान था। मैंने देखा जैसे ही उनकी नजर राधा देवी की टोकरी में रखे सबसे चमकीले रंगों पर पड़ी, राधा देवी का थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत की। जी साहब, रंग है, विजय राणा ने अकड़ कर कहा। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है। ये जो चमकीले रंग है ना, सब मेरे थाने के लिए चाहिए और कुछ बड़े अफसरों के घर भी भेजने हैं। जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। सच कहूं तो ऐसे शब्द सुनकर दिल में गुस्सा भी आता है और थोड़ी शर्म भी कि वर्दी पहनकर कोई इंसान खुद को भगवान समझ बैठे। राधा देवी के हाथ रुक गए। वो रंग, वही रंग जिन्हें बनाने में उन्होंने 2 दिन लगाए थे, शायद रातें भी जागकर गुजारी होंगी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ रंग नहीं थे बल्कि उम्मीद, दवा और आज के खाने की व्यवस्था थे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने हल्की आवाज में कहा, साहब, ये 500 रुपये के हैं। विजय जोर से हंसा जैसे कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो, फिर तिरस्कार भरी आवाज में बोला, पैसे? तुझे मैं पैसे दूंगा? शुक्र मान कि तेरा सामान ले रहा हूं, वरना टोकरी यहीं पलटवा देता। उस पल राधा देवी के चेहरे पर जो दर्द था वो कोई भी इंसान महसूस कर सकता था। उनकी आंखें भर आईं और मुझे याद आया, यही इंस्पेक्टर पिछली बार उनकी सब्जियों की टोकरी भी पलट चुका था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पैसे मांगने की हिम्मत की थी। पास खड़ी प्रिया वर्मा सब देख रही थीं और सच कहूं, उनकी आंखों में आग थी। उनका चेहरा कह रहा था, अगर इंसानियत की रक्षा करने वाले ही जुल्म करें तो फिर उम्मीद कहां बचेगी? कांपते हाथों से राधा देवी ने अपने सबसे चमकीले, सबसे महंगे रंगों को एक थैले में भरकर उनके सामने रखा। विजय ने बिना धन्यवाद, बिना नजर मिलाए बस उसे छीन लिया। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने ही वाला था कि राधा देवी टूटती हुई आवाज में बोली, साहब, घर में पोता बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, आज की बोहनी भी नहीं हुई, कुछ तो दे दीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। और उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा बाजार खामोश हो गया हो। कभी कभी ना गरीबी आवाज नहीं बन पाती, वो सिर्फ दर्द बनकर हवा में फैल जाती है। सच कहूं तो ये कहानी यहां से और भारी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही राधा देवी ने पैसे की बात कही, इंस्पेक्टर विजय मानो आग का गोला बन गया। वो झटके से मोटरसाइकिल से उतरा, गुस्से में कदम बढ़ाए और चीखा, बहुत ज्यादा जबान चलाने लगी है तू? पैसे चाहिए ना? रुक, अभी देता हूं। उसकी आवाज में सिर्फ क्रोध नहीं बल्कि उस शक्ति का दंभ भी था जिसे उसने पुलिस की वर्दी नहीं बल्कि लोगों के डर पर खड़ा किया था। अगले ही पल उसने पैर उठाया और थैले पर जोरदार लात मारी। वो चमकीले रंग, वो मेहनत, वो उम्मीदें सब सड़क पर बिखर गए। सच कहूं तो
उस पल रंग नहीं बिखरे, एक बूढ़ी औरत का आत्मविश्वास बिखर गया था। प्रिया वर्मा का चेहरा देखते ही समझ आ रहा था, उसके भीतर खून उबल रहा था, पर वो रुकी, शायद इसलिए क्योंकि कभी कभी सही समय पर किया गया कदम ही इतिहास बनता है। उसी दोपहर बाजार में होली की खुशबू फैली थी, गुलाल उड़ रहा था, बच्चे हंस रहे थे, ढोल बजे जा रहे थे। लेकिन तभी वो खुशी का माहौल एक पल में ठहर गया, जब विजय राणा ने वही रंगों की थाली जोर से पटकी और गुर्राकर बोला, यह ले तेरे पैसे, और सुन, कल यहां दिखी ना तो होली नहीं, थाने की हवा खिलाऊंगा। भीड़ ठहर गई, बच्चों की हंसी रुक गई, पिचकारी हाथ में पकड़े लोग समझ नहीं पा रहे थे कि होली मनाएं या अपनी इंसानियत पर शर्म करें। सबने देखा पर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि डर कभी कभी सबसे मजबूत हथियार बन जाता है। राधा देवी धीरे से जमीन पर बैठी और बिखरे हुए रंगों को छूने लगी, जैसे उनसे माफी मांग रही हो। उनकी आंखों में आंसू नहीं, टूटना था। वो रोते हुए फुसफुसाई, बेटी, ये रंग नहीं, मेरे बीमार पोते की दवा थे। आज मेरी होली भी चली गई। और सच कहूं, वो वाक्य दिल में तीर की तरह लगता है। प्रिया खुद को रोक नहीं पाई, वो आगे बढ़ी, झुककर उन्हें संभाला और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, अम्मा, आप अकेली नहीं हैं। आसपास के लोगों की आंखों में गुस्सा था, पर होठों पर खामोशी। तभी एक दुकानदार धीमे से बोला, मैडम, ये इंस्पेक्टर हर त्योहार पर हमसे सामान उठा लेता है, जो मना करता है उसका सामान तोड़ देता है। यह सुनकर प्रिया की आंखों में गुस्से की वही चमक लौटी, पर इस बार उसमें योजना भी थी। उन्होंने अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाले और राधा देवी की हथेली पर रखकर कहा, ये दया नहीं, आपकी मेहनत की इज्जत है। पर राधा देवी ने डरते हुए सिर हिलाया, बेटी, वो आदमी खतरनाक है, उसके पीछे नेता है, तुम इस झमेले में मत पड़ना। लेकिन प्रिया हल्का सा मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसे देखकर लगता है अब कहानी पलटने वाली है। उन्होंने कहा, अम्मा, अब आपकी होली कोई नहीं बिगाड़ेगा। जिसने आपको रुलाया है उस पर अब कानून चलेगा। अगले ही दिन प्रिया ऑफिस पहुंची और सीधे एसपी आलिया राठौर से मिली। सारी घटना सुनकर आलिया की आंखों में भी वही न्याय की आग चमक उठी। दोनों ने बैठकर एक सीक्रेट प्लान बनाया। शाम होते होते वही बाजार फिर रंगों से भर चुका था, लेकिन इस बार होली के रंगों के साथ साथ एक अदृश्य जाल भी बिछ चुका था। दुकानों पर खुशबू, ढोल की आवाजें, बच्चे हंसते हुए और भीड़ में घुसी हुई क्राइम इंटेलिजेंस टीम। भेष बदलकर, कपड़ों में माइक्रो कैमरे छिपाए, कानों में ईयर पीस लगाए। बाजार के किनारे खड़ी एक कार में प्रिया और आलिया बैठे थे। उनकी निगाहें बस एक इंसान को ढूंढ रही थी। वो पल जब इंस्पेक्टर विजय राणा का घमंड कानून के आगे झुकने वाला था। सच कहूं तो कार के अंदर का माहौल उस समय किसी ऑपरेशन रूम जैसा लग रहा था, टेंस, फोकस्ड और उम्मीद से भरा हुआ। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर होली बाजार की लाइव फीड चल रही थी। अलग अलग कोनों में लगे छोटे छोटे छुपे कैमरों से आती तस्वीरें स्क्रीन पर एक एक फ्रेम में उभर रही थीं। कहीं गुलाल उड़ रहा था, कहीं बच्चे हंसते हुए पिचकारी चला रहे थे और कहीं दुकानदार रंग बेचते नजर आ रहे थे। लेकिन आज इस रंग बिरंगी भीड़ में एक खामोश मिशन चल रहा था। कार में बैठी डीएम प्रिया वर्मा और एएसपी आलिया राणा हर दृश्य को बारीकी से देख रही थी। तभी आलिया के ईयरपीस में हल्की सी आवाज आई, मैडम, सब अपनी अपनी पोजीशन पर हैं। आलिया ने बिना किसी भाव के लेकिन बेहद स्थिर आवाज में जवाब दिया, गुड, बस अब सिग्नल का इंतजार करो। मुझे हमेशा लगता है जब इंसाफ करीब होता है तो समय जैसे खुद रुक कर देखने लगता है। घड़ी की सुइयां जैसे आज जोरों से चल रही थी, लेकिन हर सेकंड भारी लग रहा था। सबके दिलों की धड़कन तेज थी। क्या वो आएगा? क्या आज सच में न्याय होगा? और फिर दूर से वही मोटरसाइकिल की आवाज हवा में गूंज उठी। प्रिया ने धीरे से फुसफुसाया, वो आ गया, सब तैयार रहो। इंस्पेक्टर विजय राणा भीड़ को धक्का देता हुआ बाजार में दाखिल हुआ। वही पुराना घमंड, वही चाल, वही अहंकार। उसकी आंखें सबसे पहले उस जगह को ढूंढ रही थीं, जहां रोज राधा देवी बैठती थीं। जब उसने उन्हें नहीं देखा तो उसके चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान तैर गई। लगता है बुढ़िया डर गई। अच्छा हुआ। ये शब्द सुनकर शायद हवा तक असहज हो गई। फिर उसकी नजर उसी जगह लगे नए ठेले पर पड़ी, जहां अब चमकदार बाल्टियां, महंगे रंग सेट और बच्चों की पिचकारियां सजाई गई थीं। वो सीधा वहां पहुंचा और गुर्राते हुए बोला, कौन हो तुम? और वो बूढ़ी औरत कहां गई जो यहां बैठती थी? ठेले पर खड़ी महिला कांस्टेबल मंजू, जो आज एक साधारण दुकानदार की तरह दिख रही थी, सिर झुकाकर जवाब दिया, साहब, हम तो नए हैं, हमें किसी बूढ़ी औरत की जगह खाली थी तो ठेला लगा लिया। फिर उसी विनम्रता से बोली, बताइए साहब, क्या सेवा करें? विजय की नजर तुरंत सबसे बड़े और महंगे कलर सेट पर टिक गई। उसने ठंडे अहंकार से कहा, वो वाला सेट पैक कर, बच्चों के लिए ले जा रहा हूं। पीछे खड़े कांस्टेबल अभिषेक ने, जिसे आज भोले व्यापारी का किरदार निभाना था, जानबूझकर बोला, जी साहब, वो 500 रुपये का है। विजय ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी हिम्मत पर हैरानी हो। क्या कहा? तू मुझसे पैसे मांगेगा? पहचानता नहीं मैं कौन हूं? इस बाजार में धंधा करना है तो मुझे पहचानना पड़ेगा, वरना एक इशारे में ठेला गायब कर दूंगा। अभिषेक ने धीमे टूटे स्वर में कहा, साहब, हम गरीब लोग हैं, किराया देना है,
बच्चों का पेट पालना है। अगर आप भी पैसे नहीं देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? और ये लाइन सच कहूं बिल्कुल वही थी जो उसके अहंकार को ट्रिगर करनी थी। विजय गुस्से से लाल हो गया। उसने झटके से अभिषेक का कॉलर पकड़ लिया और दहाड़ते हुए बोला, मेरे सामने जुबान चलाता है? चल आज की सारी कमाई निकाल, अभी बताता हूँ पुलिस से बहस करने का नतीजा। लेकिन उससे पहले कार में बैठी प्रिया ने यह दृश्य देखा और बिना एक सेकंड गंवाए उन्होंने आलिया की तरफ देखा। आलिया ने तुरंत ईयरपीस में आदेश दिया, टीम मूव इन नाउ। और अगले ही पल जो लोग कल तक सब्जी वाले, चाय वाले या राहगीर थे, वो अचानक लंबी आत्मविश्वास से भरी चाल में आगे बढ़े। कुछ सेकंड में ही विजय राणा चारों तरफ से घिर चुका था। मंजू और अभिषेक ने उसका हाथ झटका और अपने असली आत्मविश्वास में खड़े हो गए। मंजू ने सख्त आवाज में कहा, हाथ नीचे करो इंस्पेक्टर। विजय एक पल के लिए जैसे पत्थर का हो गया। ये क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? उसी समय कार का दरवाजा खुला। पहले वर्दी में एसपी आलिया उतरी और फिर सादा लेकिन गरिमामय कपड़ों में डीएम प्रिया वर्मा। उन्हें देखते ही विजय के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे होली के रंगों पर अचानक पानी गिर गया हो। कंपाती आवाज में बोला, डीएम मैडम, एसपी मैडम, आप यहाँ? प्रिया ने शांत लेकिन धारदार लहजे में कहा, हाँ विजय, जहाँ तुम रोज इन गरीबों को डराते थे वही जगह। आज हम तुम्हारा असली रंग देखने आए हैं और अब तुम्हारा व्यवहार कैमरों में दर्ज हो चुका है। और विश्वास मानिए, वो पल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं था, बल्कि डर पर हिम्मत की जीत का था। ये पल सच कहूं तो हवा में एक अजीब सी खामोशी और धड़कनों में हलचल पैदा कर रहा था। आलिया आगे बढ़ी और बहुत साफ सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर विजय राणा, तुम्हें तुम्हारे पद का दुरुपयोग करने, धमकी देकर अवैध वसूली करने और आम जनता को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उनके इशारे पर दो सिपाही आगे बढ़े और विजय के हाथों में हथकड़ी डाल दी। कल तक जो इंस्पेक्टर पूरे बाजार में डर का दूसरा नाम था, आज उसी का सिर झुका हुआ था और हाथ लोहे की बेड़ियों में जकड़े थे। आसपास छुपकर देख रहे लोग धीरे धीरे सामने आने लगे। उनकी आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद और एक नई चमक थी। पर सच कहूं तो ऐसे लोग इतनी आसानी से हार मानते नहीं, और वही हुआ। विजय ने पल भर में दिमाग लगाया और जैसे ही सिपाही उसे जीप की तरफ ले जा रहे थे, वह चीखा, रुको, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जानते नहीं मेरे पीछे किसका हाथ है? मैं अभी एमएलए देवेंद्र साहू को फोन करता हूं। 1 मिनट में तुम में से किसी की नौकरी और वर्दी दोनों नहीं बचेंगी। उसने जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन आलिया के इशारे पर एक सिपाही ने फुर्ती से उसका फोन छीन लिया। मगर उसके शब्द हवा में गूंज गए, क्योंकि इस शहर में विधायक देवेंद्र साहू का नाम ही काफी था किसी भी बहादुर को भी कमजोर बनाने के लिए। ठीक उसी वक्त प्रिया के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था, उसे देखकर प्रिया और आलिया दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गईं। कॉलर आईडी पर लिखा था, एमएलए देवेंद्र साहू। अचानक पूरा बाजार फिर से डर में जम गया, जैसे किसी ने हवा की आवाज भी बंद कर दी हो। प्रिया ने गहरी सांस ली, कॉल रिसीव किया। उधर से भारी रौबदार आवाज आई, डीएम साहिबा, मैं विधायक देवेंद्र साहू बोल रहा हूं। सुना है आपने मेरे आदमी इंस्पेक्टर विजय राणा को पकड़ रखा है। ये क्या नाटक चल रहा है? तुरंत उसे छोड़ दीजिए, वरना याद रखिए आपका तबादला सिर्फ जिले से बाहर नहीं, बहुत दूर होगा। मैं आपको ऐसी जगह भेजूंगा कि जिंदगी भर फाइलों के ढेर में दबकर ही रह जाएंगी। इसे होली का छोटा सा तोहफा समझिए। यह सुनते ही विजय सीधा खड़ा होने लगा। चेहरे पर फिर वही घमंड और शैतानी मुस्कान लौट आई थी। भीड़ में खड़े कुछ लोग फिर से सहम गए। सच कहूं तो सत्ता के नाम की ताकत लोगों को पत्थर बना देती है, लेकिन उस वक्त प्रिया की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठंडी शांत आग थी। वह धीमी लेकिन बेहद दृढ़ आवाज में बोली, विधायक देवेंद्र साहू जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं प्रिया वर्मा हूं और मैं न तबादले से न धमकी से डरने वालों में से हूं। दूसरा, इंस्पेक्टर विजय अब आपका आदमी नहीं, कानून की हिरासत में एक आरोपी है। उसने एक बूढ़ी महिला की मेहनत को सरेआम रौंदा, उससे बिना पैसे दिए सामान छीना और जनता से जबरन वसूली की। और हां, आपकी जानकारी के लिए उसके हर एक अपराध का वीडियो हमारे सिस्टम में सुरक्षित है। और मैं एक आम दर्शक की तरह इस पल को देख रहा था, सोच रहा था, कभी कभी न्याय की आवाज धीमी होती है, लेकिन जब उठती है तो सत्ता की आवाज भी उसके सामने छोटी पड़ जाती है। उधर से वही भारी अहंकारी आवाज गरजी, कौन से सबूत? मैं सब समझ रहा हूं। ये तुम और तुम्हारी दोस्त एएसपी की चाल है। तुम दोनों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अभी मुख्यमंत्री को फोन करता हूं, 1 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। मुझे उस पर लगा, सत्ता में बैठे कुछ लोग सच में भूल जाते हैं कि कानून किसी का रिश्तेदार नहीं होता। लेकिन प्रिया ने उसकी बात बीच में ही रोक। आवाज धीमी थी पर शब्दों में लोहे जैसी ठंडक थी। वह बोली, जरूर कीजिए कॉल,
लेकिन उससे पहले एक बात सुन लीजिए। आपको याद है ना, कुछ महीने पहले आपके खिलाफ जो जमीन घोटाले वाली फाइल आई थी, जिसे आपने किसी तरह दबाया था, वह फाइल आज भी मेरे ऑफिस के लॉकर नंबर 3 में सुरक्षित है और उसकी एक कॉपी एएसपी आलिया राणा के पास भी है। अब विकल्प सिर्फ दो हैं, या तो अगले 24 घंटे में विजय राणा सस्पेंड होगा और उस पर आईपीसी के तहत उचित धाराएं लगेंगी, या फिर कल सुबह ठीक 10 बजे वह फाइल मीडिया और विजिलेंस दोनों के पास होगी। तब न आपकी राजनीति बचेगी, न आपकी आजादी। उधर से कुछ सेकंड तक सन्नाटा और फिर आवाज बदली हुई, कांपती हुई। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? प्रिया ने बेहद शांत अंदाज में कहा। मैं बकवास नहीं, सिर्फ सच और विकल्प बता रही हूँ। अब फैसला कानून करेगा या फिर वो फाइल। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। और सच कहूं, उस पल ऐसा लगा जैसे पूरे बाजार के ऊपर वर्षों से जमा डर का पर्दा अचानक फट गया हो। हवा में राहत, हिम्मत और इज्जत की महक फैल गई। विजय राणा का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, उसका आखिरी सहारा भी खिसक चुका था। आलिया ने मुस्कुराते हुए प्रिया के कंधे पर हाथ रखा done, और प्रिया। कहा, वेल डन। अब इसे ले प्रिया, चलो। अब इसे ले चलो। सिपाहियों ने विजय को जीप में बैठाया और जैसे ही वह गाड़ी बाजार से निकली, लोगों ने खुद ब खुद ताली बजानी शुरू कर दी। कई आंखों में ऐसे आंसू थे जिन्हें शायद पहली बार डर के लिए नहीं, बल्कि राहत और न्याय के लिए निकलने का मौका मिला था। कुछ दिन बाद, होली के ठीक एक दिन पहले, उस शाम डीएम प्रिया वर्मा और एएसपी आलिया राणा साधारण कपड़ों में राधा देवी की छोटी सी झोपड़ी के बाहर पहुंची। राधा देवी घबरा गईं, जल्दी जल्दी आंगन साफ किया और बोली, आओ बेटियों, अंदर आओ। अंदर उनका बीमार पोता अब पहले से थोड़ा ठीक था, पुरानी खटिया पर लेटा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मन सच में भर आया। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। उन्होंने पैकेट खोला। उसमें राधा देवी के लिए नई साड़ी, पोते के कपड़े और उसकी दवाइयां थीं। ये देखकर राधा देवी की आंखें भर आईं। बेटी, तुमने सच में मेरी सुन ली, भगवान तुम्हारा भला करे। आलिया हल्के हंसी के साथ बोली, अब कोई इंस्पेक्टर आपको परेशान नहीं करेगा अम्मा। विजय राणा सस्पेंड हो चुका है और अब वहीं थाना की कोठरी में बैठा है। अब की होली चैन से मनाना। और उस बात पर राधा देवी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो शायद कई सालों से कहीं खो गई थी। प्रिया और आलिया ने मिलकर आंगन में गुलाल और फूलों से एक सुंदर रंगोली बनाई। दीवारों पर रंगों के छोटे छोटे छींटे ऐसे लग रहे थे जैसे खुशी खुद झोपड़ी की दीवारों पर नाच रही हो। पास रखी थाली में गुजिया और अबीर रखे थे। राधा देवी ने कांपते हुए हाथों से उनके माथे पर गुलाल लगाया और बोली, बेटियों, तुमने सिर्फ मेरे रंग नहीं बचाए, तुमने मेरी इज्जत, मेरी मेहनत और मेरे पोते की जिंदगी को भी नया रंग दे दिया। अब सच में लग रहा है कि हमारे घर में भी होली आई है। प्रिया और आलिया ने उन्हें गले लगा लिया और उस छोटे से आंगन में न्याय, इंसानियत और उम्मीद की खुशबू फैल गई। और सच कहूं, उसी पल यह साफ हो गया था, जब सत्ता नहीं, संवेदनशीलता कानून बनकर खड़ी होती है तो सबसे बड़े गुंडे का रंग भी फीका पड़ जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक संदेश बनकर हर उस दिल तक जाती है जो भ्रष्टाचार और अन्याय से परेशान है। क्योंकि अगर कोई काव्या नहीं तो कोई प्रिया, कोई आलिया कहीं ना कहीं किसी सही वक्त पर आवाज उठाने के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा के मकसद से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, किसी भी वास्तविक व्यक्ति या संस्था से इनका सीधा संबंध नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इसमें न्याय और हिम्मत का रंग महसूस हुआ हो, तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ दिल छू गया। और हाँ, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।